लास्ट क्लास देखो हम लोगों ने रोक दी थी हम लोगों के बेसिक डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर देते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो देखो, जो पहली एप्लीकेशन दिमाग में एक इंसान के तुरंत आनी चाहिए डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो ये है एप्लीकेशन नंबर 1 कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप लोगों के पास जो गिवन कंपाउंड दिया गया है, वेदर दैट गिवन कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर, या फिर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आप लोगों का पोलर मॉलिक्यूल है कि आप लोगों का एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान हो जाती है अगर एक इंसान को डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो। ठीक है, अच्छा कैसे? क्योंकि देखो, ये जो हम लोग बातचीत करते हैं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पोलर, इस पोलर भाषा का मतलब ही यही होता है कि आपकी स्पीशीज़ के पास क्या है, चार्ज है। बराबर, ये जो हम लोग बातचीत करते हैं यहाँ पे, इस बातचीत का मतलब ही यही होता है कि पोलर का मतलब आपके पास जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उस मॉलिक्यूल के पास चार्ज है। ठीक है, चार्ज सेपरेट आउट हुआ है, और इसी चार्ज सेपरेट आउट होने को हम लोग क्या कहते हैं? आपका डाइपोल कहते हैं। तो यानी कि अगर किसी के पास डाइपोल होगा या फिर किसी के पास डाइपोल मोमेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट का होना मतलब चार्ज का होना, चार्ज का होना मतलब मॉलिक्यूल पोलर है। तो इमेजिन करते हैं कल को किसी भी एक टेक्निक से अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अगर आपने उसका कैलकुलेट किया डाइपोल मोमेंट, और वो डाइपोल मोमेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप ये कहोगे कि वो मॉलिक्यूल पोलर है। बट अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो डाइपोल मोमेंट है, अगर वो नॉन 0 आ गया, एकदम 0 आ गया अगर आपका डाइपोल मोमेंट, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या डाइपोल्स नहीं होंगे उसके बॉन्ड में। डाइपोल मोमेंट 0 आने का मतलब ये नहीं होता है कि मॉलिक्यूल में अगर 4 बॉन्ड है तो चारों बॉन्ड के जो डाइपोल मोमेंट डाइपोल्स होंगे वहाँ पे डाइपोल्स ही नहीं है। डाइपोल्स हैं, बट सच दैट है कि जब आप नेट निकालने गए तो वहाँ पे आप लोगों का ओवरऑल वो चीज़ कैसी हुई, 0 निकल कर आई। तो आप पोलर या नॉन पोलर बहुत ही ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसकी मदद से? डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ की मदद से। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। तो ऐसे में H2, N2, F2, O2, Cl2 ऐसी चीज़ों को तो हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता है। बाद में बचे हुए सवालों में गाड़ी अटक जाती है, यार अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या करना? एकदम ही उसमें चिल, उसमें क्या करो, उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने पे अगर वो 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये नॉन पोलर है, ख़त्म बात। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम सीखेंगे, बट अगर निकाला और ऐसा आया तो उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 में, और समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है, कैसी है। देखो, एप्लीकेशन नंबर 2 से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इफ़ यू हैव अ कोवैलेंट बॉन्ड, अगर आपके पास कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और आपको ये तो पता होता है फजांस रूल जो हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक होता है ना तो 100% कोवैलेंट होता है। अगर आप किसी को आयोनिक कह रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई कितना ना कितना कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और अगर आप किसी को 100% कोवैलेंट समझ रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो उस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, देन उसके अंदर इट इज़ नॉट 100% आप लोगों का कोवैलेंट, ठीक है, नॉट 100% आयोनिक। ठीक है, वो ना तो आपका 100% आयोनिक होता है ना तो वो आप लोगों का 100% क्या होता है, कोवैलेंट होता है। कुछ भी नहीं, ना तो 100% आयोनिक होगा ना तो 100% कोवैलेंट होगा। तो ऐसे में अगर तुमको ये पता लगाना है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर आप लोगों के उस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर कितना है, तो आप बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या है वो सिंपल तरीका? आपको परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर अगर ढूंढ के निकालना है, आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी आ रही है,
उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट की वैल्यू थ्योरेटिकली कितनी आ रही है और परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एक गिवन कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितने हैं। और ऑब्वियसली कि अगर परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने हैं तो उसके लिए कोई नया फॉर्मूला तो आप लोगों की आंखों के सामने आएगा नहीं, बस 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ व्हाट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर यानी कि आईसी, तो सीधा सीधा आपको वहाँ से कोवैलेंट कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन ये कितना आसान हो रहा है ना बोलना कि आप एक काम करो, बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंटल म्यू ने ले आओ और थ्योरेटिकल म्यू ले आओ और उसके बाद दोनों को बड़े मज़े से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद उनका जो रेशो आए उस रेशो को बोल दो कि भैया तुम क्या कहते हैं ये हो वैल्यू। तो ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप एक्सपेरिमेंटल वाला जो म्यू है, ये जो म्यू एक्सपेरिमेंटल होता है, ये म्यू एक्सपेरिमेंटल आप कभी खुद से नहीं निकाल सकते, ठीक है। या तो ये म्यू एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन दिया होगा, या तो इस म्यू एक्सपेरिमेंटल को निकालने के लिए चार्ज एक्सपेरिमेंटल और डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटल का डेटा आपको गिवन होगा, ताकि आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सको और आप वहाँ से म्यू एक्सपेरिमेंटल निकाल सको, ठीक है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा एक इंसान को इस टॉपिक में कंफ्यूज करती है कि अगर हमको म्यू थ्योरेटिकल निकालना हो तो म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे। तो यार देखो, वो तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट, हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं। तो म्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको सीजीएस में कन्वर्ट मतलब आंसर चाहिए कि आपको एसआई यूनिट में आंसर चाहिए। सीजीएस से क्या फ़र्क पड़ता है लास्ट क्लास ने बताया है, एसआई से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी लास्ट क्लास ने बताया है। तो अगर कोई इंसान कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक HBr है, इस HBr का मैडम आप म्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करके दो। तो म्यू थ्योरेटिकल करने के लिए आप क्या करो, HBr को डिसोशिएट कर दो, बराबर। आप ऐसा मान कर चलो कि वो एक आयोनिक स्पीशीज़ है और उसके आप टुकड़े कर दो। अगर आपने उसका टुकड़ा कर दिया तो H के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बराबर। मतलब आपके पास दो स्पीशीज़ तैयार हुई और दोनों स्पीशीज़ पे एक पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। हमें उनके साइन से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव आया, ये हुआ वो हुआ। इस बात से इंटरेस्ट है कि चार्ज कितने का डेवलप हुआ। तो +1 का चार्ज डेवलप हो गया, बराबर, +1 का चार्ज डेवलप हो गया। अच्छा, अब ये जो +1 का चार्ज डेवलप हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड पूछ रही हूँ मैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट अगर मुझे सीजीएस में चाहिए, सीजीएस में क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग डायपोल मोमेंट को डिबाई के टर्म्स में नापते हैं। और डिबाई को जो हमने यूनिट लिखी है, देखो लास्ट क्लास में हमने डिबाई को इंट्रोड्यूस भी किया था कि डिबाई कहाँ है, ये देखो ये ESU सेंटीमीटर को रिप्लेस किया गया है डिबाई के लिए। तो अगर आपको अपने डायपोल मोमेंट में डिबाई वर्ड चाहिए, डी चाहिए, तो आपको आपका चार्ज सीजीएस में डालना होगा, आपको आपका डिस्टेंस सीजीएस में डालना होगा। तो म्यू थ्योरेटिकल अगर निकालना है तो आपके पास क्यू थ्योरेटिकल होना चाहिए और आपके पास डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए, थ्योरेटिकल। तो जैसे कि मैंने बताया, क्यू थ्योरेटिकल क्या लोगे, यही लोगे 4.8 × 10⁻10 ESU। और डिस्टेंस थ्योरेटिकल कितना लोगे, तो डिस्टेंस थ्योरेटिकल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस दिया होगा वो डिस्टेंस को यहाँ पुट कर देना, 1 एंगस्ट्रॉम मत पुट कर देना गधे समान। वो तो हमने डिबाई को निकालने के लिए वहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम लिया था और उस तरीके से आप लोगों के पास आपका म्यू थ्योरेटिकल निकल के आ जाएगा। या फिर सीधी सादी आसान भाषा में मैं अगर इसको कहूँ तो आप लोग अगर फॉर म्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे केस में आप क्या करो, वहाँ पे जो क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू होगी वो ले लो 4.8 × 10⁻10 ESU। ख़त्म हो जाती है यहीं पे अपनी सारी बातचीत। अब जैसे इस टॉपिक पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास एक HBr का गैसियस मॉलिक्यूल आपके हाथों में दिया है, इसका आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू दी हुई है 1.8 डिबाई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली H और Br के बीच की 1.5 एंगस्ट्रॉम दी हुई है और आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है।
कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना। सबसे पहले म्यू थियोरटिकल कैलकुलेट करो। तो म्यू थियोरटिकल कितना हो जाएगा आपका, जो क्यू थियोरटिकल है कितना लेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और आप यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेंगे जो यहाँ लिखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 अगर लिखूंगी तो वो चीज़ मीटर में आएगी, ठीक है। और अगर 10⁻⁸ लिखूंगी तो वो चीज़ सेंटीमीटर में आएगी। तो ये मैंने लिख दिया। अब तो देखो सारी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका 60 के करीब। और 15 को अगर हम लोग सिंपली आपके 8 से मल्टीप्लाई करते तो 1.2 के आसपास वो आएगा 120। तो 4 आप लोगों के पास है, मतलब 60 आपके पास है, प्लस उसमें हम लोग कितना कर रहे हैं आपका 1.2। तो ये वाली चीज़ का जब मल्टीप्लिकेशन पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो 6 + 1.2 यानी कि 7.2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगी। डायरेक्ट अगर नहीं करना चाहते हो तो टुक 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 कर लेना, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। अब ये जो चीज़ है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, इसको हटाएंगे और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे डिबाई, ठीक है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया है। रुको 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 चेक करने दो। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया है, सही कहा है। इस वाली चीज़ को हम 1 डिबाई कहते हैं, बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो 1 डिबाई किसको कहते हैं वो देख लेना, बस मैंने = 1 डिबाई शायद बाजू में लिख दिया है। तो म्यू थियोरटिकल की यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 7.2 डिबाई। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑब्वियसली आपको एक्सपेरिमेंटल वाला न्यूमरेटर में रखना है और थियोरटिकल वाला वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो एक्सपेरिमेंटल कितना दिया है 1.8, थियोरटिकल कितना है 7.2, और इंटू में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो कैलकुलेशन कर लो, 1/4, 100 को 4 से डिवाइड किया, यानी कि आ गया आपका 25% HBr के अंदर में आयोनिक कैरेक्टर है यदि उसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इतना आता है तो, ठीक है, इतना आता है तो, ठीक है। इसी के जैसा एक और सवाल कर लेते हैं। अभी जैसे आप लोगों के पास H2O का ये स्ट्रक्चर है, देखो मैं तो क्वेश्चन को शॉर्ट कर करके लिखवा रही हूँ। पेपर में कभी भी क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट लिख लिख के नहीं आते, स्टेटमेंट्स के इसमें आते हैं, है ना। तो ये आपका वाटर का डायग्राम है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो OH है, OH का जो बॉन्ड डिस्टेंस है किसके केस में, इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन से लेके हाइड्रोजन तक की बात हो रही है कि ये डिस्टेंस कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं 0.5 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, बराबर है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसकी लैंग्वेज को फील करना, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को फील करने की कोशिश करो, क्योंकि लैंग्वेज समझना अति आवश्यक होता है कि आपके पास कितना फ्रैक्शन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद होगा ऑन हाइड्रोजन एटम। अब ये तुम्हारे लिए एक नई भाषा आ गई कि अगर आपके पास एक वाटर है और वाटर में अगर इतना इतना बॉन्ड लाइन का डिस्टेंस है तो आपके हाइड्रोजन एटम पे कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद होगा। और यहाँ पे आपको गिवन ये दिया हुआ है, आपको पूरे पानी का डायपोल मोमेंट नहीं दिया, आपको पूरे पानी का डायपोल मोमेंट नहीं दिया, आपको उस O और H के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का आपको डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 1.5 डिबाई, ये आपको दिया है। अब आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना मौजूद है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितना मौजूद है। तो देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं तुमसे पूछ रहा है ना, वो ये पूछ रहा है कि H पे असलियत में कितना चार्ज होगा, क्यों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बट उसमें तुम मुझको डाउट पूछोगे ना मैडम, पार्शियल पॉजिटिव मतलब कितना, 0.991, 0.125, 0.196, 0.721, कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर्टिकुलर H पे मौजूद होगा, आप ही कैलकुलेट करो। जितना H पे मौजूद होगा ना उतना O पे मौजूद होता है, इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता इसमें पार्शियल पॉजिटिव उसे पार्शियल टू नेगेटिव। अगर मैं एक बॉन्ड के अक्रॉस बात कर रही हूँ, ओवरऑल मॉलिक्यूल के अक्रॉस बात अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो ऐसे केस में ध्यान से सुने, ये जो आपको 1.5 डिबाई दिया है, ये जो आपको 1.5 डिबाई दिया है, ये कोई और नहीं बल्कि म्यू H की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बल्कि ये म्यू OH की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो क्या इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैं ऐसा नहीं लिख सकती
म्यू आपका O से लेकर H तक, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल्स टू Q आप लोगों का जो भी एक्सपेरिमेंटल होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब देखो जो डिस्टेंस नामक चीज़ है उस पर भी बाद में आएंगे, चलो ये ठीक है डिस्टेंस। अच्छा, अब आती है बात म्यू थियोरटिकल। म्यू थियोरटिकल तो देखो आप ही को निकालना पड़ता है। म्यू OH जो थियोरटिकल है वो तो आप ही निकालते हैं, है ना। म्यू थियोरटिकल तो आप ही निकालते हो, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, Q थियोरटिकल वाला कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, डिस्टेंस तुम्हें नहीं लगता दोनों केस में सेम होगा? हाँ, दोनों केस में नहीं लगता आपको कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए? डिस्टेंस तो सेम होगा। तो आप सिंपली अगर बोलोगे चलो अपन मैडम यहाँ रेशो ले लेते हैं, चाहे थियोरटिकल हो एक्सपेरिमेंटल हो, बॉन्ड लेंथ तो वेरी नहीं करेगी, डिस्टेंस और डिस्टेंस कट गया। अब आपसे वो क्या चाह रहा है, आपके पास क्या निकल के आया रिलेशनशिप, म्यू OH, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट का रेशो उसके थियोरटिकल वाले डाइपोल मोमेंट के साथ उसका रेशो किसके बराबर होगा, उसके चार्ज एक्सपेरिमेंटल अपॉन में उसका चार्ज थियोरटिकल बराबर। यही बात समझ में आती है। अब उसने तुमसे पूछा है कि बताइए असलियत में, बोल रहा है कि बताइए थियोरटिकली आपके हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होना चाहिए, ठीक है, कितना चार्ज होना चाहिए, वो ये चीज़ तुमसे पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या हमको म्यू OH एक्सपेरिमेंटल पता है? तुम बोलोगे हाँ पता है, 1.5 डिवाइड दिया हुआ है। म्यू OH लेकिन थियोरटिकली पता है क्या? नहीं, ये वाली चीज़ तो नहीं पता। फिर Q एक्सपेरिमेंटल पता है? नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या ये पता है? मैं बोलूँगी हाँ ये तो पता है 4.8। तो अब देखो ये इन्फॉर्मेशन पता है, ये इन्फॉर्मेशन पता है, आपको सिर्फ ये वाली दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ये वाली दो इन्फॉर्मेशन, एक ये और एक आप लोगों का ये। फिर अब तो इसमें आपको सोचना है कि कैलकुलेट क्या करने को बोला जा रहा है भाई, पहले वो तो देखें। तो देखो आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है बहुत ही प्यार भरे शब्दों में फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि इस चीज का रेशियो। तो ये पता हो जाए तो सब पता चल जाए। हाँ, तो अब ये वाला काम तुम्हारे लिए छोड़ा जा रहा है। सादी सी 10वीं क्लास की गणित है, इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सॉल्व कर लोगे। तो ये हो गए आपके दो एप्लीकेशंस, जिन एप्लीकेशंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो, ये पता लगा सकते हो क्या कहते हैं कि किसका पोलर है, कौन नॉन पोलर है, किस पे आयोनिक परसेंटेज कैरेक्टर कितना है कितना नहीं है, ये सारी जानकारी बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ें। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं क्या है। जो हमने लास्ट क्लास जहाँ ओवर की थी, उस लास्ट क्लास से मैंने तुम्हें कॉस थीटा को लेकर कुछ प्रवचन दिए थे। होप्स हो कि वो प्रवचन याद हो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रवचन है, उसको आप भूलना एफर्ट नहीं कर पाओगे, वो आपको याद रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है। अच्छा चलो, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने कार्य में। फॉर्मूला आपने कुछ इस प्रकार से पढ़े थे कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। इमेजिन करते हैं अगर उसके पास 2 बॉन्ड हुए तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा कुछ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ μ1 इंटू μ2 कॉस थीटा, ये पढ़े थे। और एक जानकारी वहाँ पे मैंने और दी थी, एप्लीकेशन नंबर 3 है कि जो थीटा होता है अगर वो बढ़ता है तो जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू घटती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू भी घटती है, बराबर। और लास्ट क्लास में तुम्हें ये भी बताया था कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से बहुत मायने हैं। उसके लिए डायरेक्शन मतलब एक बहुत कीमती चीज़ है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब उसके लिए क्या है, एक बहुत ही कीमती चीज़ है डायरेक्शन। तो अभी हम लोग इस डायरेक्शन और इस थीटा, इन दोनों का गोल 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 इनकी जलेबी बनाते हैं और इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है ये वाली चीज़, आप लोगों को जो बेंजीन रिंग होती है, आपकी बेंजीन रिंग के जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस थीटा को गोल 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 घुमाकर। कैसे, देखो आप याद रखना कि जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, इसका इन्वर्स में रिलेशनशिप चलता है किसके साथ, आपके बॉन्ड एंगल यानी कि थीटा के साथ। जितना ज़्यादा थीटा होगा
आपका जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी जो डायपोल मोमेंट है वो उतना ही घटता जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट कॉस थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा बढ़ने से कॉस की वैल्यू भी बढ़ती है। अब इस पे कुछ इलस्ट्रेशन है, इस पे कुछ एग्जाम्पल है, वो समझते हैं। सबसे पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे मैंने क्लोरीन दे दिया, लो भैया दे दिया। अब देखो, अगर मैं इस पोजीशन को फिक्स कर दूं, आप 6 पोजीशन में से कोई भी एक पोजीशन फिक्स कर सकते थे, मैंने उस टॉप वाली पोजीशन को फिक्स किया और 3 बेंजीन रिंग में बना रही हूँ, और तीनों बेंजीन रिंग की जो मेरी टॉप पोजीशन है उस टॉप पोजीशन पे मैं क्या दे रही हूँ, Cl दे रही हूँ। अब उसी फिक्स पोजीशन के जो बाजू की पोजीशन है, यानी कि ये, इट विल बी नोन एज ऑर्थो। तुम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, याद रखना, ऑर्थो ओ से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक और Cl लगा दिया। उसके बाजू की एक और ये जो पोजीशन है, दिस विल बी नोन एज व्हाट, मेटा। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ये क्या कहलाएगी आप लोगों की, मेटा। तो ये हो गया Cl। अच्छा, अब ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन पे एक और Cl लगा दिए, दिस विल बी नोन एज पैरा। अब आपको बताना है कि देखने में तो ये तीनों के तीनों महाशय एक जैसे दिख रहे हैं, बट इन तीनों महाशय में किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है। बताइए तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई हम इसमें डायपोल मोमेंट किसका कम है किसका ज़्यादा है? बहुत ही सिंपल है, आप फटाफट वेक्टर्स ड्रॉ करो। सादी सिंपल सी नॉलेज है। क्लोरीन है और ये बाबा जी कार्बन है, एक क्लोरीन है और एक कार्बन है। कार्बन एंड वर्सेस क्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? कोई भी बता देगा कि कार्बन वर्सेस क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। और क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का होगा, ये ऐसा है ना, और यहाँ पे डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये ऐसा, और यहाँ पे होगा ये ऐसा, यहाँ पे होगा ये ऐसा, यहाँ पे होगा ये ऐसा। अब बताओ थर्ड वाला डायग्राम देखो, और थर्ड वाले डायग्राम में मुझको देख के बताओ, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? बचपन में तुमने प्रोटेक्टर तो यूज़ किया है ना, डी, तो तुम बता दोगे कि यहाँ पे मैडम थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे एक एरो आपका इधर है, ये ऐसा, और एक एरो आपका कुछ ऐसा है, ये ऐसा। यहाँ पे बोलो ये थीटा कितना है? तो ये तो एक रेगुलर हेक्सागोन है, मैं बेंजीन को एक रेगुलर हेक्सागोन के जैसे समझती हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री है। और यहाँ पे आपका वो थोड़ा सा जो क्लोरीन है वो और फैल गया, थोड़ा सा क्लोरीन और फैल गया, तो यहाँ पे अब क्योंकि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा 60 डिग्री, लेकिन अब तो ये एक पोजीशन और आगे चला गया है, तो अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, आपको तो पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो इसका है। अब कई लोग ना इसको रट लेते हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन आए, चाहे कैसी भी सूरत आए, हम लोग तो हमेशा ऑर्थो के डायपोल मोमेंट को ज़्यादा कहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को एक एग्जाम्पल और सिखाया जाता है, ये वाला। ये देखिए, ये आप लोगों की रिंग है, इस रिंग में मैंने इस पोजीशन को फिक्स करके यहाँ CH3 लगाया, यहाँ पे भी लो मैंने CH3 लगा लिया। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, चलो देखो श्रेयन कुछ भेज रहा है। अब श्रेयन, अब बीच में मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है। अब देखते हैं वीडियो के एंडिंग में, अगर उस वक्त मेरे पास टाइम बचा तो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें पर्सनली ही फिर रिप्लाई कर दूंगी। चलो इधर आ जाती है हम लोगों की रिंग। फिर रिंग में यहाँ पे टॉप पे आ गया आप लोगों का CH3, यहाँ पे बॉटम में आ गया CH3। अब मैं यहाँ पे ये सब नहीं सिखा रही कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो सब नहीं, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे तुम, वो सब नहीं। अभी फिलहाल जितनी जानकारी 11वीं के बेसिस पे आती है उतना काम करो। बताओ, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब बोलो कैसे करेंगे? तो देखो, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। और ये जो कार्बन है ये sp2 है। अब यहाँ पे एक इंसान को डाउट आएगा कि बताइए बेंजीन रिंग का जो कार्बन जिसको आप sp2 बोल रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है? तो तुम्हें बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो आता है ना, ऑल्टरनेट सिंगल डबल होते हैं, हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ज़रा आप विजुअलाइज करिए और देख कर आप खुद ही बताइए कि वहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है? एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, और ये तो पाई है। सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि वो कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। और ये हम लोगों ने आपके पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 की
ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp3। बल्कि ऑर्डर तो ये फॉलो होता है, राइट। तो ऊपर में जो CH3 है वो sp3 है, नीचे में जो कार्बन है वो sp2 है, तो नीचे वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ से इधर की तरफ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बताओ डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे ये डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे कैसा रहेगा, ये इस प्रकार से, ये ऐसा रहेगा। अब बात आ जाती है बॉन्ड एंगल पे, तो देखिए मैं इसका बॉन्ड एंगल मैं कैसे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर से आने वाला जो ये CH3 है ना, ये वाला जो डाइपोल है, इसको थोड़ा मैं लंबा करके बनाती हूँ। थोड़ा मैं क्या करके बनाती हूँ, लंबा, ये ऐसे, ये मैंने लंबा डाइपोल, अरे यार कहाँ चला गया मेरा पेज, रुको। इसको ना थोड़ा सा लंबा करके, हाँ थोड़ा सा लंबा करके हम वहाँ पे उसको ड्रॉ कर देते हैं। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ गया आपका, ये ऐसा एकदम लंबा, ये मैंने लंबा बना दिया। उसके बाद में ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी आप थोड़ा सा लंबा बना दो। तो कैसा होगा, वो कहीं दूर से आ रहा है और दूर से आकर उसने आपको इस तरीके से क्रॉस कर दिया, ये कर दिया। तो आप कौन से वाले थीटा की खोज में हो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप किस थीटा की खोज कर रहे हो, ये बताओ। तो आप बेसिकली इस थीटा की खोज करो, ये कितना एंगल होगा, तो ये होता है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, लास्ट वाले केस में एक ऊपर से आ रहा है और वैसा ही सेम टू सेम एक नीचे से आ रहा है। ऐसा नहीं लगता पुराने ज़माने में जब रामायण महाभारत देखते थे, एक तरफ से एक ने तीर छोड़ा, दूसरी तरफ से दोनों ने तीर छोड़ा, दोनों के तीर आपस में टकराए और न्यूट्रलाइज हो गए। तो वैसी सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, 0 डिग्री की 180 डिग्री, 0 डिग्री की 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा कौन से डिग्री का है, 0 की 180। यहाँ पे आप लोगों का जो थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री का। ये एक दूसरे को खा गए, ठीक है। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो खा गए। अच्छा, बीच वाला केस देखते हैं। बीच वाले का वेक्टर ऐसा लंबा चौड़ा होकर आ रहा है और ये वाला जो आपका वेक्टर है दूसरा वाला, वो थोड़ा डिस्टेंस है, वो भी ऐसा लंबा चौड़ा होकर आ रहा है, समझ लो, ये ऐसा लंबा। तो अब ये जो थीटा है ये साफ साफ दिख ही रहा है, आंखों से ही दिख रहा है टुक टुक कि आप लोगों का बढ़ गया है, या आप लोगों का क्या हो गया, बढ़ गया है 60 डिग्री से। वैसे मुझे पता है कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो जो मैंने ऊपर रूल लगाया था कि थीटा बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट घटेगा, वो यहाँ होगा और ऑर्डर आएगा ऑर्थो पैरा मेटा। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल पढ़ के हम लोग अपने अंदर एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग दिखे तो मार दो कि थीटा इक्वल टू, मतलब ऑर्थो सबसे बड़ा है, पैरा सबसे कम है, उससे कम भी मेटा है, या जो भी ऊपर मैंने बोला ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा मैंने लिख गलत दिया है, फिर तुम में से कोई एक याद दिला देता कि यहाँ पे आपने गलत लिख दिया है। अच्छा मैंने खुद ने पकड़ लिया, ठीक है। ये आप लोगों का ऑर्डर है, बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। अभी मान लेते हैं आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिए जिस एग्जाम्पल में आपके वो जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, वो जो आपके 2 ग्रुप हैं वो दोनों अलग हैं। मान लेते हैं कि इसमें CH3 है, एक मिनट, यहाँ पे CH3 है और मान लेते हैं यहाँ Cl है। फिर आपको एक और बेंजीन रिंग दे दी है, CH3 की पोजीशन हम फिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे Cl ले दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों का अगेन यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे Cl आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों अलग हैं। अब दोनों के दोनों क्योंकि अलग हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कंक्लूजन मत निकाल देना कि ऑर्थो मेटा पैरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा कंक्लूजन मत निकालना। कायदे से दिमाग का प्रयोग करो, वेक्टर्स ड्रॉ करो। तो अभी हमने डिस्कशन किए हैं कि CH3 और इस कार्बन के बीच में जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की वो किस प्रकार की होगी, वो होगी पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव कौन है, CH3, निगेटिव कौन है, ये कार्बन, ये ऐसा। अब इस कार्बन और उस क्लोरीन के बीच में निगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। मतलब ये देखो, एक अंदर की तरफ आ रहा है बेंजीन से और एक जा रहा है बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ। यहाँ पे भी सेम वही कहानी होगी, है ना, यहाँ पे भी वही सेम कहानी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ये आ रहा है आप लोगों के अंदर की तरफ और ये भी जा रहा है ये निकल रहा है से बाहर की तरफ। अब तुम यहाँ पे थीटा डिसाइड करो। देखो
CH3 का डायरेक्शन ये है और Cl का भी डायरेक्शन ये है, दोनों वेक्टर्स माना कि इक्वल नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर CH3 की वजह से क्रिएट हो रहा है, एक वेक्टर का डाइपोल Cl की वजह से क्रिएट हो रहा है. आई नो दैट दे आर नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड, नॉट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इतनी तो अक्ल है दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं. जैसे पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मान लो 3 और दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मान लो 5, तो 3 और 5 मिला के हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री. ठीक है. अच्छा, अभी तक कैसा होता आ रहा था कि ऊपर में जब इस तरीके का कोई पैरा अरेंजमेंट बनता था तो पैरा अरेंजमेंट में थीटा बराबर कितना होता था, 180, और थीटा बराबर 180 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे. बताओ, लेकिन यहाँ पे ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे बल्कि ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बताइए थीटा कितना होगा, यहाँ पे बताइए थीटा कितना होगा. यहाँ इस एग्जाम्पल में लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता कि थीटा, देखो थीटा डायपोल मोमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. 0 डिग्री से माइनस में तो कभी थीटा जा नहीं सकता. तो यानी कि इतना तो हमको क्लियर है कि पैरा में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, पैरा में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा. लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ऑर्थो वर्सेस मेटा में. यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है वो ऐसा रट्टा मार के बैठी है कि नहीं, आजू बाजू की पोजीशन मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री. ऐसा नहीं होता है. आपको वेक्टर्स को ड्रॉ करना है अच्छे लंबे लंबे. देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर ऐसा नीचे आ रहा है, ठीक है. ये बाजू वाला वेक्टर कहाँ गया, बाजू वाला वेक्टर कहीं मैडम बाहर जा रहा है. ड्रॉ करो, इमेजिन करो बाजू वाला वेक्टर ऐसा बाहर जा रहा है, ये ऐसे तुमने किया होगा ना वेक्टर में काम. थीटा किसको कहते हैं, थीटा इसको कहते हैं, ठीक है, एक टेल से दूसरे टेल की तरफ. तो ये कितना डिग्री दिखेगा, ये 120 होगा, ये तो 60 होगा, आई डू एग्री, बट थीटा इसको माना जाएगा, इसको. सो दिस विल बी अ 120 डिग्री लीनियर पेयर है ना. देखो यहाँ पे भी दो टेल्स के बीच का मैंने एंगल निकाला था, तो ये कितना आया था, 60 डिग्री. तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे थीटा 120 है तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 60. तो देयरफॉर इन दिस केस पैरा तो सबसे आगे आएगा, लेकिन जिस ऑर्थो को आप हमेशा सबसे मैक्सिमम लिखा करते थे, ऑर्थो इस केस में मिनिमम हो जाएगा और फिर आएगा मेटा. तो ऐसा रट लेना कि नहीं भैया हमेशा मैक्सिमम हम ऑर्थो को देंगे, पैरा को सबसे मिनिमम देंगे, ये चीज़ आप लोगों की गलत है. आपको इस तरीके का ऑर्डर या इस तरीके का कोई भी नियम फॉलो नहीं करना है, हमेशा आपको डायरेक्शंस बताने हैं. ठीक है. तो ये हो गई हम लोगों की एप्लीकेशन नंबर 3. अब इसमें हम लोगों ने किसका प्रयोग किया, इस कंसेप्ट का यूज़ किया, थीटा वाले. अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन नंबर 4 में. एप्लीकेशन नंबर 4 कोई ऐसी खासी महान एप्लीकेशन नहीं है. ऑब्वियस है उसमें भी डायपोल मोमेंट ही कैलकुलेट किया जा रहा है. ऑब्वियस है कि वहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बट कंपैरिजन करने का थोड़ा सा तरीका हम बदलेंगे. कैसे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या फिर आप कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग का पार्ट आपको दिया जाता है NF3 और आपको बोला जाता है NH3, और पूछा जाता है स्टूडेंट से कि बताओ डायपोल मोमेंट NF3 का ज़्यादा होगा कि डायपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा होगा. यहाँ पे लोगों से इनकरेक्ट गलत चीज़ जो होती है वो ये होती है, वो NF3 को बोलते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बिकॉज फ्लोरीन आप लोगों के पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने की वजह से वहाँ पे मोर चार्ज क्रिएट होगा, और मोर चार्ज क्रिएट होगा तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी में ये अगर मोर चार्ज होगा तो देयरफॉर यू भी आपका मोर होगा, ये उनको लगता है. बट ये लॉजिक आप लोगों का सरासर गलत है. आपको इस लॉजिक को लगाने से पहले वेक्टर्स वाला कंसेप्ट आपको डायपोल मोमेंट पे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है. पहले आप उसका करेक्ट डायग्राम बनाओ, डायपोल्स ड्रॉ करो, देखो कौन किसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, फिर बातचीत करो. ठीक है. जैसे कि NF3 है, NF3 में यहाँ 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है. NH3 में आ जाओ, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है. बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की. तो चीज़ें ऐसी जा रही हैं, देखो ये ऐसी जा रही है, सब नाइट्रोजन की तरफ सारे वेक्टर्स जा रहे हैं.
और नाइट्रोजन और लोन पेयर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियस है लोन पेयर की। तो ये लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो जो लोन पेयर जो वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैं इस वेक्टर की बात कर रही हूँ, इस वेक्टर को मैंने वैसे का वैसे ड्रॉ कर दिया, और जो ये नीचे के 3 वेक्टर्स थे, ये 3 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने मैथ्स में वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है, वैसे ये तीनों वेक्टर्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि देखो तीनों की टेल, तीनों का हेड आपस में टच हो रहा है ना, तीनों ऐड होंगे, और इन तीनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन तीनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, नीचे वाले वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। तो ये दोनों ही वेक्टर्स आपस में ऐड हो गए, बराबर। लेकिन NF3 में ऐसा नहीं होता। NF3 में ये डायरेक्शन देखो ऐसी होती है फ्लोरीन का, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो 3 वेक्टर्स आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं, इन 3 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। और लेकिन आपका जो लोन पेयर वाला वेक्टर है, उसका डायरेक्शन तो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। भले ही दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डाइपोल लोन पेयर ने क्रिएट किया है, एक डाइपोल NF ने क्रिएट किया है। तो NF और लोन पेयर के द्वारा क्रिएट किया हुआ डाइपोल सेम तो नहीं हो सकता ना, दोनों तो डिफरेंट होंगे। तो लेकिन एक ऊपर की तरफ है, मान लो एक +2 न्यूटन का फोर्स है, एक -4 न्यूटन का फोर्स है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? -2 न्यूटन। तो एक डाइपोल ऊपर की तरफ है, एक डाइपोल नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से ये दोनों आपके वेक्टर्स ऐड होने के बजाय आपके NF3 के केस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और NH3 के केस में ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इसीलिए जो अमोनिया होता है NH3, इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.47 डिबाई के आसपास होती है। और अच्छा, मैंने अमोनिया को यहाँ लिखना था, सॉरी। हाँ, अमोनिया में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.47 डिबाई के आसपास होती है, और NF3 में यही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सोचो सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद 0.24 डिबाई के आसपास रह जाती है। तो ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है असर्शन रीजनिंग का, ठीक है, काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी फेमस। थोड़ी सी मैं गैप छोड़ रही हूँ, इस गैप में मेरे को एक और एग्जाम्पल देना है जो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, वीडियो के एंडिंग में दे दूंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल्स में आ जाओ। तो एक एग्जाम्पल आ जाता है आपका बहुत ही फेमस, HF है, HCl है, HBr है और HI है। इनमें आपको बोला जाता है क्या कहते हैं, अरेंज करो उनको उनके डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। इसमें बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा कंसेप्ट लगता है। इसमें तो देखो आप लोन पेयर भी सब में बराबर है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली चार्ज का सेपरेशन उतना ज़्यादा होगा, और चार्ज का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट Q/D उतना ज़्यादा हो जाएगा। सो देयरफॉर ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है, ठीक है, ये ऑर्डर आपका फॉलो होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे H2O वर्सेस H2O2, तो उसमें H2O2 का ज़्यादा होता है। सोचना जरा, दिमाग पे तुम जोर डालना, आखिर ऐसा क्यों? ये सर सारा काम तुम्हारे सोचने के लिए दिया जा रहा है, और अगर नहीं सोच पाओ तो कम से कम याद ज़रूर रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिया जाए CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, आपको बोला जाए कि चलिए अरेंज करिए, तो तुम इसमें गलती कर दोगे। इसमें जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैडम अभी अभी आपने बोला है कि ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो हमने लोग मैडम ये ऑर्डर सेट किया। तुम गलत भी नहीं हो, जो सिखाओगे वही तो करोगे। बट नहीं, इनऑर्गेनिक में आपको हर चीज़ों का रीज़न ज़रूर मिल जाता है, बट कुछ रियलिटीज़, कुछ फैक्ट्स आपको याद करने भी पड़ते हैं। इसमें होता क्या है, ये क्लोरीन बाबा आगे एक स्टेप कूद जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपसे क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों से गलती हो जाएगी, आप एक स्टेप उसको आगे कुदाना भूल जाओगे, ठीक है। ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे गलती होने के चांसेस तुम लोगों के एकदम मैक्स पे रहेंगे, क्योंकि हमने जो सीखा है हम काम तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और आपने हमको जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग तो देखिए
चीज़ें आपकी उस ऑर्डर में चलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ पर ये होता है, इसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि अभी तक जितने भी हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे जो ये फैक्टर होता था डिस्टेंस वाला, ये डिस्टेंस वाले फैक्टर को हम कभी ध्यान नहीं देते थे। बट आप लोगों के ये जो कंसेप्ट होता है इसमें डिस्टेंस, आप लोगों का डिस्टेंस डी ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, और क्योंकि ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है आपके कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन उठा लो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया है, HF दिया है, ठीक है, आपको NH3 दिया है, आपको H2O दिया है और आपको NF3 दिया है। बताइए सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट कहाँ होगा? तो देखो इसमें पहले ना बहुत ही शांत दिमाग से इसको अरेंज करो। कैसे? इसके आंसर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो H और F में तो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम में तो देखो HF आना चाहिए, उसके बाद H2O वाले को आना चाहिए। अब बचते NH3 और NF3। तो NH3 और NF3 में अभी अभी हम ऊपर डिस्कशन करके आए हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे उस डिस्कशन को रिपीट करने की आवश्यकता है। ख़त्म। ठीक है, आपके पास आ गया H2O और H2S। क्या चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, सल्फर की ऑक्सीजन की कितनी? 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, सल्फर की कितनी आ गई आपकी? कमी होगी, लेस देन 3.5 ही होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, लेस देन 3.5 ही होगी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डेल्टा EN इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इसीलिए H2O का जो डायपोल मोमेंट है वो H2S से ज़्यादा है। ठीक है, H2O का डायपोल मोमेंट H2S से ज़्यादा है। इवन इसके बेसिस पे आप ये अरेंज कर सकते हो कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स अगर होते, कल भी याद रखें हमने ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। तो ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स को अगर मैं अरेंज करूं तो H2O, H2S, H2 सिलीनियम और ये H2 टेलीरियम, ये हो जाएगा आपके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। तुम बोलोगे बहुत ही बढ़िया, तो इसी बेसिस पे तुम्हारा दिमाग चला कि एक काम करो, फिर आप ना ग्रुप नंबर 15 को भी अरेंज कर दो, उसके भी हाइड्राइड्स को। तो हमने बोला कौन सी बड़ी बात है, आप ले आए ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स। तो ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स में कौन आएगा? NH3 आएगा, PH3 आएगा, ठीक है, उसके बाद ASH3 आएगा और SbH3 आएगा। तुम एक्सपेक्ट करोगे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि देखिए ये ऑर्डर रहना चाहिए क्योंकि ऊपर में भी ऑर्डर रहा, बट रियलिटी में ये ऑर्डर नहीं रहता है। ठीक है, रियलिटी में ये ऑर्डर नहीं रहता है। ये तुम्हें लगेगा कि लो फिर एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न है और लॉजिकल तरीका है। जो बताया गया ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, अगर तुम उसको फॉलो करो तो उस फॉलो किए हुए ऑर्डर के हिसाब से एकदम सटीक आंसर आएगा। आंसर क्या रहता है इसमें? सबसे ज़्यादा तो देखो NH3 का रहेगा विदाउट एनी डाउट, सबसे ज़्यादा तो NH3 का रहेगा विदाउट एनी डाउट, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा रहेगा आपके SbH3 का। अब लोग रट लेते हैं उसको एज अ एक्सेप्शन, रट के याद रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिकल है। कैसे ये लॉजिकल है बताओ? ये तो हमारे फैक्ट्स के अगेंस्ट जा रहा है। कोई फैक्ट्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैंने ऐसा तो तुमसे कभी कहा ही नहीं कि डायपोल मोमेंट अलोंग द ग्रुप घटता है बढ़ता है। मैंने तो ऐसा कुछ ग्रुप और पीरियड के बारे में कुछ ट्रेंड्स बात की नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना किया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखो, क्योंकि थीटा यहाँ तुम देख नहीं सकते, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, बराबर है। सीधा मैंने कहा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखो। तो देखिए नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3। अब उसके बाद जो फॉस्फोरस होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.1, आर्सेनिक की उससे भी कम होती है 1.8 के आसपास, और जो फॉस्फोरस होता है उसका 1.6 के आसपास। रफ डेटा है पॉलिंग स्केल के, मुझे एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद नहीं है सिवाय नाइट्रोजन की छोड़ के, क्योंकि नीड नहीं पड़ती। अच्छा, अब बात आती है हाइड्रोजन की। हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस माइनस। तो आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी माइनस करो, कितनी हो गई? 0.9।
यहाँ से आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस करो, कितना हो गया 0। यहाँ से आप 2.1 माइनस करो, कितनी हो गई वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0.3। यहाँ पे यही मैग्नीट्यूड माइनस करने पे कितना आ गया, ये 0.5। अब बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ है, जब आप नाइट्रोजन में से आप हाइड्रोजन माइनस करते हो NH में, और उसके बाद कहाँ है आपके ये क्या नाम है इसका, क्या नाम दिए थे हम इसको, P कहाँ से लिख दिए, SB एंटीमनी में है, ठीक है, एंटीमनी और हाइड्रोजन में है, और उसके बाद आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच में है, और उसके बाद सबसे कम तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में है। और यही तो ऑर्डर था, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, यही तो नियम था हमारा, बराबर। तो ये देखो ना एकदम फॉलो हुआ है। तो ऐसा कोई भी घटिया सा लॉजिक तुम अपने अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करोगे कि अरे अच्छा ग्रुप नंबर 16 में तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर डायपोल मोमेंट घटा था, तो देयरफॉर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 19, ग्रुप नंबर 20, ग्रुप नंबर N, सब में हम ये लॉजिक बना लें। अगर कोई ऐसा ट्रेंड होगा तो वो डिस्कस किया जाएगा, बट अगर ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है तो काइंडली आप उसको सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपके अंदर है, इस सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप बंद रखें, क्योंकि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोल देने से आपको दिक्कत आ जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर अभी 2 एग्जांपल्स और लेते हैं, उसके बाद हम एक आखिरी एप्लीकेशन में मूव करते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आपके पास है NH3, आपके पास है BF3 और आपके पास है NF3। इसको अरेंज करो, ठीक है। इसका अरेंजमेंट मैं बता देती हूँ, मुझे तो देखो चीज़ें याद ही हो गई हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आए कि कैसे, वैसे खुद दिमाग पे जोर लगाने की कोशिश करना, बट अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं पूछ लेना, मैं उसमें चीज़ बता दूंगी कैसे आएगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ये एक्सप्लेनेशन खुद देख लोगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल में आते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि लोगों से यहाँ पे भी गलती हो जाती है। कैसे हो जाती है गलती, डायग्राम में अंडा दे देते हैं। बताओ, डायग्राम में ही अंडा दे देते हैं। कैसा है वाली चीज़, देखो आपको दिया गया CH3Cl, आपको दिया गया CCl4, आपको दिया गया CH2Cl2, और आपको दिया गया CHCl3, बराबर। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब उसमें देखिए वो लोग क्या कर लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो महान प्राणी लोग पहले तो डायग्राम नहीं बनाते। देखो पहले तो डायग्राम बनाओ। अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो ये कार्बन है और उसके आजू बाजू 4 क्लोरीन है। ये देखो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ पे CH3Cl का डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये इस तरीके से फटाफट बना लो CH3Cl का, एक एक करके सबके डायग्राम। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हमने ऊपर रखा और बाकी के 3 हाइड्रोजन हमने नीचे रखे, ताकि बॉन्ड एंगल मिनिमम रह सके, है ना। अच्छा, यहाँ पे CH2Cl2 का बनाओ, तो ये तो देखो सिमेट्रिकली है। इसमें क्या ध्यान देना, एक Cl ऊपर रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सिमेट्रिकल है। अच्छा, CHCl3 में जो 3 Cl है, तीनों Cl को तुम नीचे भी रख सकते हो, या फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि एक Cl ऊपर, एक हाइड्रोजन, एक Cl और एक ऐसा। कैसे भी करो आंसर वही आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले तो वेक्टर ड्रॉ कर लो फटाफट। कार्बन से क्लोरीन ये ऐसा डायरेक्शन होगा, उसके बाद कार्बन से हाइड्रोजन ये ऐसा डायरेक्शन होगा, ये देखो समझ रहे हो, ये ऐसा। अब मुझे बताओ जो नीचे के 3 है, नीचे के 3 का रिजल्टेंट आएगा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। नीचे के 3 लोगों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और जो ऊपर ऑलरेडी जा रहा था वो तो ऑलरेडी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से ये CH3Cl के केस में ये दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे, बराबर। CCl4 के केस में आओ, ये वेक्टर ऊपर की तरफ, ये वेक्टर नीचे की तरफ, ये देखो ये वेक्टर नीचे की तरफ, ये वेक्टर नीचे की तरफ। नीचे के जो 3 क्लोरीन है, नीचे के 3 क्लोरीन का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे के 3 क्लोरीन का रिजल्टेंट नीचे आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, उनका डायरेक्शन आउटवर्ड है। और जो ऊपर में एक ये रहा, ये वाला जो रहा, इसका डायरेक्शन
इसका तो कोई रिजल्टेंट है ही नहीं, ये तो ऊपर रहेगा, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ और कार्बन और क्लोरीन के ये टॉप वाले का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब इतना तो तुम जानते हो कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, और ऊपर से इक्वल भी है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सभी कार्बन और क्लोरीन की वजह से प्रोड्यूस किए गए हैं, सेम एटम की तरफ से, सेम एटम, सेम सेंट्रल एटम, तो सेम ही डाइपोल होगा ना। तो यहाँ पे ये हो गया 0, मतलब CCl4 के केस में साफ साफ डाइपोल मोमेंट आ गई 0, मतलब मिनिमम तो वही होने वाला है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे डाइपोल कहाँ होगा? कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन कहाँ जाएगा? कार्बन से क्लोरीन ये ऊपर, यहाँ आएगा कार्बन से क्लोरीन ये इधर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? कार्बन से हाइड्रोजन, यानी कि ये ऐसा, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन ये ऐसा। और भी डाइपोल बना लेते हैं। अच्छा रुको, पहले मैं बना लेती हूँ फिर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखो हो कैसा रहा है, यहाँ पे कहानी सुनो। यहाँ पे ये दो डाइपोल जो हैं, कौन से वाले, इनको हम शेड कर देते हैं। एक ये वाला डाइपोल, ठीक है, और आपका एक ये वाला डाइपोल, ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्टेंट वगैरह तो रहने वाला ही है, बराबर। तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। अच्छा, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो क्लोरीन दिख रहे हैं, कौन से? शेड कर देते हैं इसको ग्रीन कलर से। एक ये वाला क्लोरीन, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का जो डाइपोल है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इस तरफ कहीं, ये ऐसे इधर कहीं जाएगा। अब जो ये दो बने, ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ क्लोरीन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का, ये इसका, ये जो दो वेक्टर है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो उसमें तुम्हें पता है ना कि अगर कोई एक ऐसा है, कोई एक ऐसा है, तो उसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होता है, तो ये तो ऐड होगा यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा है, होगा कितना थीटा होगा? यहाँ पे बताओ थीटा कितना है? यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा 0, यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पे थीटा 0 से कम है कि ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा आपका मोर देन 0 है, मोर देन 0 है। तो अब इतना तो हमको पता चल गया कि मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर कहीं होगा तो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा? CH3Cl में मिलेगा, क्योंकि CH3Cl में दोनों ऐड हो रहे हैं। तुम बोलोगे मैडम ऐड तो यहाँ भी हो रहे हैं, बट यहाँ पे ऐड थीटा मोर देन 0 डिग्री है, थीटा मोर देन 0 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। तो मैक्सिमम तो होने वाला है आपका CH3Cl, और मिनिमम कौन होगा? मिनिमम आपका CCl4 होगा, क्योंकि सभी कुछ कैंसिल हो जाते हैं। कंफ्यूजन पॉइंट इन दोनों में क्रिएट होता है, इन दोनों में, सॉरी, ये जहां जहां मैं लिख रही हूँ ना कि कंफ्यूजन पॉइंट क्रिएट होता है, पेपर में वही होता है, यहाँ होता है कंफ्यूजन पॉइंट। अब अभी हमने आखिरी वाला तो सॉल्व ही नहीं किया है, आखिरी वाला भी सॉल्व करते हैं। चलो किधर गए? देखो ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके अलावा ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। दो वेक्टर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स आप लोगों के नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है, वो दोनों क्लोरीन देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ क्लोरीन लिख लेना ठीक से, रिजल्टेंट ऑफ क्लोरीन। दो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ कहीं होगा, बराबर, यहाँ कहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है, ना तो ये प्योर हाइड्रोजन का है, ना तो ये क्लोरीन का है, बराबर, ना तो ये प्योर हाइड्रोजन का है, ना तो ये क्लोरीन का। देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट कहाँ होगा? थोड़ा ऐसा होगा। थीटा इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, तो ये तो थीटा बढ़ गया, और थीटा बढ़ने से क्या हो जाता है? बॉन्ड एंगल, आपका डाइपोल मोमेंट घट जाता है। सो देयरफॉर अगर आप लोगों के पास ये वाला सिचुएशन हो, तो फिर CH3Cl के बाद CH2Cl2 और उसके बाद CHCl3 रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे इन दोनों ही पॉइंट पे लोगों से गड़बड़ी होती है, यही वो दो पॉइंट्स, बाकी जगह किसी से नहीं होती, यही वो दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये याद रख लो, आपको HF दिया है, आपको H2O दिया है, आपको SO2 दिया है, और आपको NH3 दिया है, ये ऐसा है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, ये वाला आपको ऑर्डर दिया है। अब इसमें तुम्हें लगेगा मैंने SO2 और NH3 को मैंने पीछे क्यों डाल दिया,
तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे ज़ोर डालने की कोशिश करना, बात तुम्हें आराम से पता चल जाएगी। आराम से मतलब आराम से। और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो थोड़ा वेक्टर्स के बारे में सोचना। कौन सी एप्लीकेशन चल रही थी? एप्लीकेशन नंबर 4 था आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देना था। चलो लो इसको अभी पढ़ा देते हैं। देखो ये ना एक बहुत ही अजीब सा फन फैक्ट है। क्या फन फैक्ट है? देखो आपको CD3F दिया है, D फॉर ड्यूटेरियम, और आपको दिया है CH3F, H फॉर हाइड्रोजन। अब आपको ये बताया गया है कि CD3F का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है CH3F से। ये बस एक फन फैक्ट है। और बस क्योंकि बिकॉज जो ड्यूटेरियम होता है इसके पास आप लोगों का मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है। बस ख़त्म करो कहानी को, इतना सा पढ़कर, ज़्यादा बहसबाजी इस पर नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन में। PDF में देख लेना, जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो डाल देना। अब देखो ये एप्लीकेशन नंबर 5 ऑर्गेनिक वालों का ना बड़ा ही फेवरेट एप्लीकेशन है। ठीक है, वो ये है कि इस एप्लीकेशन की मदद से वो लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किसके बीच में आइडेंटिफिकेशन करते हैं? बिटवीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म। अभी कल की क्लास में जब हम लोगों ने मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पे बातचीत की थी, तो सिस एंड ट्रांस पर ये बातचीत की थी कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, राइट। अब इसमें भी लोगों की बड़ी बुरी आदत है, वो रट्टा मार लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस का ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस का कम होगा। अरे तुम्हें रट्टा मारने के लिए नहीं बैठाए हैं भाई, ठीक है, रटने के लिए नहीं बोला गया है। शांति से चीज़ों को कैलकुलेट करो। एक एग्जांपल आपको दे दिए, जैसे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। आइडेंटिफाई करें कि ये सिस है कि ट्रांस। दोनों क्लोरीन एक दूसरे से 180 डिग्री पे है तो ट्रांस। कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। बोलो क्या है ये? सिस। आइडेंटिफाई करो कि डाइपोल मोमेंट कौन सा, किसका और कैसा क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करने का काम। वेक्टर ड्रॉ करो फटाफट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो जल्दी जल्दी कैसे कैसे कर सकते हो। कैसा हो जाएगा इसमें बताइए ज़रा, आपकी चीज़ें किस तरीके से जाएंगी। कार्बन वर्सेस क्लोरीन ये जाएगा ऐसे, कार्बन वर्सेस क्लोरीन ये जाएगा ऐसे। अब देखो कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन भी देख सकते हैं। ये कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन कैसे जाएगा? ये आएगा ऐसे, और ये वाला कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन कैसे आएगा? ये ऐसे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये यहाँ तक आप लोगों की कहानी ख़त्म। बाजू वाले में भी ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन क्लोरीन किधर है, किधर है? 2 मिनट, ये इधर आ गया, ठीक है, और कार्बन क्लोरीन ये इधर आ गया, कार्बन हाइड्रोजन ये इधर आ गया, ये कार्बन हाइड्रोजन ये इधर आ गया। ठीक है, समझ रहा है ये कैसे किया जा रहा है? समझ रहा है ये वाली चीज़ कैसे की जा रही है? ठीक है, आप देखें आज को। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको जो ये काम दिया गया है, इस काम में इस कार्बन क्लोरीन पे आप अपनी नज़र डालिए, इस कार्बन क्लोरीन के वेक्टर पे अपनी नज़र डालिए, और इस कार्बन क्लोरीन के वेक्टर पे ज़रा अपनी नज़र डालिए। क्या देखने को मिलता है? दोनों वेक्टर्स को घूर घूर के आपने देखा, आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों वेक्टर्स को देखकर क्या पहचाना आपने? ये पहचाना कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो थीटा है, वो थीटा आप लोगों को कितना डिग्री का दिया हुआ है? ये थीटा आपको यहाँ पे कितने डिग्री का दिया हुआ है? थीटा यहाँ पे दिया है 180 डिग्री का लगभग, ठीक है, 180 से हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो। अच्छा, और यहाँ पे ये थीटा कितने डिग्री का है? यहाँ पे इन वेक्टर्स का थीटा देखना है। हाँ, ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, तो ये तो यहाँ पे थीटा इन लोगों का 0 डिग्री का है। तो जहाँ पे थीटा 0 डिग्री का है, इसका मतलब वहाँ पे डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे 180 डिग्री का है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगा, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 -1 को देता है, कॉस 180 -1 को देता है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप लोगों का जो सिस है, सिस फॉर्म, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा निकला, किससे? ट्रांस से। ठीक है, लेकिन इससे आप रट्टा मार के नहीं बैठना है। आपको मान लेते हैं किसी ने एक ये एग्जाम्पल दिया, ये इस तरीके से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है।
अब बताओ यहाँ पे कैसे काम करोगे, फटाफट डायरेक्शन बना लो। सिर्फ हाइड्रोजन को इग्नोर करो, बाकियों के बनाओ। कार्बन क्लोरीन में ये क्लोरीन की तरफ जाएगा, कार्बन और CH3 में अब ये किसकी तरफ जाएगा, CH3 sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे जाएगा। अब बताओ, अब यहाँ पे दिख रहा है मेरे हिसाब से, देखो तुम्हें चीज़ें दिख रही होंगी, अब इतने बड़े वाले यार अंधे तो नहीं हो। देखो यहाँ पे वेक्टर्स को देखो, यहाँ पे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तुम्हें नहीं लगता दोनों का डायरेक्शन सेम है? अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री के आसपास। एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकती, बट मान लो 0 डिग्री के आसपास। और यहाँ पे इन दोनों के वेक्टर्स के डायरेक्शन तुम्हें नहीं लगते अपोजिट है, एक दूसरे को मारने काटने के लिए आ रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे तो मान के चलते हैं एक दूसरे को, ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट कर देंगे, थीटा पे कमेंट नहीं करते, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। क्यों ये सिस फॉर्म है, क्योंकि देखो ना दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, यहाँ पे देखो ना ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सिस फॉर्म। तो ऐसा कोई रट्टा मारा हुआ लॉजिक नहीं होता है कि हमेशा आप लोगों का जो ट्रांस है वो ज़्यादा होगा या आपका जो सिस है वो ज़्यादा होगा। कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपको वहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना है और वेक्टर की सहायता से काम करना है, ठीक है। अब जैसे कि इस चीज़ को ऐसे भी देखो, एक आखिरी टॉपिक है, उसके बाद हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। एक आखिरी टॉपिक पढ़ लो और उसके बाद इस चीज़ को अभी हम समाप्त करते हैं नोट में। देखो आपके पास मान लो CO2 है। अब CO2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का है तो तुम जानते हो, CO2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का है, sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर वगैरह तक आ जाता है, राइट। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल होता कि एक सेंट्रल एटम A है, उसके राइट साइड एक बॉन्डेड एटम B है, उसके लेफ्ट साइड एक बॉन्डेड एटम B है और वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, तो ऐसे में क्या होगा, और दोनों सेम एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम दोनों के कैसे सेम, अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग हुए तो फिर तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा, दोनों के डाइपोल भी अलग अलग होंगे, फिर पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर पाएँ या पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल ना कर पाएँ, हमें क्या बता। तो अब बताओ, यहाँ पे मान लो कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज़्यादा है, मान लो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने से बोलो क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। डाइपोल मोमेंट दोनों का एक दूसरे का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस में जब आपके पास एक सेंट्रल एटम हो और उसके आजू बाजू दोनों सेम एटम हो और वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं हो, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0, यानी कि CO2 डाइपोल बोलो कितना होगा, डाइपोल मोमेंट 0। BeCl2 कितना होगा, 0। समझ में आ रही बात। सेकेंड केस, अगर कोई ऐसा होता कि आपके पास एक एटम A है, एटम A के पास 3 ऐसे बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, ठीक है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो देखो ये चीज़ कैसी रहती, इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 होता। तुम्हें लगेगा इसमें डाइपोल मोमेंट कैसे 0 हो रहा है, सादा सा वेक्टर का नियम लगा के हो रहा है। कैसे, आपका जो ऊपर वाला B है उसको वैसे ही रहने दो, नीचे के जो 2 B हैं उन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसकी वजह से यहाँ पर भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब आपका सेंट्रल एटम फिक्स करके उसके आजू बाजू के बॉन्डेड एटम सेम रख दिए जाएं और कोई वहाँ पे लोन पेयर ना हो, तो वहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे BF3, BH3, BCl3 का डाइपोल मोमेंट बोलो कितना, 0। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया, कहा था, ये तुम्हें समझ ही गया होगा। तो देखो BF3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, आजू बाजू के बॉन्डेड एटम सेम है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0। और इन दोनों के बीच का कंपैरिजन तो हम जानते ही हैं कि NF3 और NH3 में NH3 ज़्यादा होता है, लेकिन NF3 कभी 0 तो नहीं होता। तो जब भी आपको डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स दिए जाएं, तो आप ये सबसे पहले सोचें कि क्या उनमें से कोई sp हाइब्रिडाइजेशन का लीनियर मॉलिक्यूल तो ना है विदाउट लोन पेयर।
क्या उनमें से कोई ट्राइगोनल प्लेनर विथ ऑल बॉन्डेड एटम सेम एंड जीरो लोन पेयर वाला तो कोई ना है, क्योंकि अगर ऐसा सिनेरियो आ गया तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो, डायपोल मोमेंट जीरो कहाँ होगा, और जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है उन लोगों की पहचान होती है कि वो कौन है, नॉन पोलर। तो कल को इसी क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट करके भी दिया जा सकता है कि लोन पेयर है। चलो एक और देखते हैं केस। आप लोगों के पास मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम ए है, सेंट्रल एटम के इस तरफ बी है, इधर बी है, इधर बी है, इधर बी है, ऊपर में एक बी है, नीचे में एक बी है। बोलो कौन सी ज्योमेट्री, स्क्वायर बाय पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या ये स्क्वायर बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट जीरो होगा? सबसे पहला डाउट, क्या यहाँ पे स्क्वायर बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री में डायपोल मोमेंट जीरो होगा? तो यस, यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। शर्त यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन मात्र इतनी है कि बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्डेड एटम सेम नहीं होंगे तो फिर कैंसिल आउट कैसे कर पाएंगे दोनों को इक्वली, बराबर। तो आपके पास अगर कोई स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल वाली आपके पास अगर कोई शेप आती है जीरो लोन पेयर के साथ, तो वहां पे भी डायपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो, बराबर। अगर मान लेते हैं आपके पास स्क्वायर बाय पिरामिडल वाली ही एक शेप आए, लेकिन वहां पे दो लोन पेयर आ जाए, दो लोन पेयर, तो तुम्हें याद होगा दो लोन पेयर को हम लोगों ने VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ लिखना सीखा था, यहाँ लिखना सीखा था। देखो ये इससे कैंसिल, 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 फिर तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो। अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो फिर डायपोल मोमेंट जीरो आपका नहीं होगा। और कौन सा केस है जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है? आप लोगों का टेट्रागोनल या कह सकते हो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी कि वहाँ पे जीरो लोन पेयर। क्या होता है टेट्राहेड्रल? इसी को तो कहते हैं सेंट्रल एटम ए और आजू बाजू के आप लोगों के जो चार बॉन्डेड एटम हैं वो सभी के सभी सेम। तो ऐसे में यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पे क्यों डायपोल मोमेंट जीरो होगा? जो नीचे के तीन बी है उनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ, और ऊपर में जो एक बी है उसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, कैंसिल करवा देगा। इसीलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आप लोगों का जीरो हो जाएगा। तो हमने एक डिस्कशन कर लिया लीनियर में यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कब डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक और डिस्कशन किया कि अगर आपके पास क्या कहते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, हाँ ये sp3 कौन सी D2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो कब जीरो होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कब जीरो होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तभी जीरो होगा जब चारों बॉन्डेड एटम सेम होंगे और लोन पेयर एक भी ना होगा। अगर लोन पेयर आ गया, जैसे कि NH3 में आ गया था, बराबर, जैसे कि वाटर में आ गए लोन पेयर, वाटर और NH3 की भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो होती है ना, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे लोन पेयर के आने की वजह से वो कैंसिल आउट नहीं हो पाए ठीक तरीके से। अब एक पांचवा डिस्कशन कर लेते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कब आप लोगों का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वाली ज्योमेट्री पे थोड़ा बातचीत कर लें। आपके पास एक सेंट्रल एटम ए होगा, इधर एक बॉन्डेड एटम बी, इधर एक बॉन्डेड एटम बी, इधर एक बॉन्डेड एटम बी, ऊपर एक बॉन्डेड एटम बी, नीचे एक बॉन्डेड एटम बी विथ जीरो लोन पेयर। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो होगा? ऊपर वाले ने नीचे वाले को काटा, कट गए। अब ऊपर नीचे को रोल से हटा दो, साइड एक्टर से हट गए। अब बचे इधर में एक बी, इधर में दो बी, इधर में ओ बी। अभी अभी तुम्हें sp2 में सिखाए हैं कि ये जो आपके लेफ्ट साइड में आपको जो दो दो बी दिख रहे हैं इनके रिजल्टेंट इस तरफ होंगे। अब इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, सो देयरफॉर टोटल ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। मैं ये नहीं कह रही ए और बी के बीच में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, बट टोटल ए और बी के बीच में जो डायपोल मोमेंट निकाला गया वो सच दैट ऐसा निकला कि वो कितना हुआ, जीरो हुआ। ये sp3d केस का, ये sp3d का एक केस।
अब ऐसा नहीं हो सकता मैडम अपन ने एक लोन पेयर ले आए तो क्या होगा। एक लोन पेयर बाबू अगर आप ले आएंगे ना तो आपके एक लोन पेयर लाने से डायपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। डायपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। अब किसी को ऐसा लगता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि दो लोन पेयर आ जाते हैं, सॉरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो लोन पेयर आ जाते हैं इसके जैसे तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, गलत उम्मीद करते हैं, वैसे तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज़ीरो होना चाहिए, बट ये जो हमारी उम्मीद है ये उम्मीद गलत है। क्यों? क्योंकि VSEPR थ्योरी ने आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है और करेक्ट स्ट्रक्चर कहता है ए रहेगा और लोन पेयर को आप कौन सी पोजीशन दोगे, आई थिंक इक्विटोरियल, राइट, इसको इक्विटोरियल कहते हैं। इस तरीके से आपके लोन पेयर इक्विटोरियल में रहेंगे। माना कि ऊपर वाले बी ने नीचे वाले बी को कैंसिल आउट कर दिया, बट ये दोनों लोन पेयर इस अकेले बी को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज कैंसिल तब होती है ना जब वो इक्वल होती है। लोन पेयर का इफेक्ट अलग मैग्नीट्यूड का होगा, बी का इफेक्ट अलग मैग्नीट्यूड का होगा। मैं मानती हूँ वहां पे कैंसिलेशन हो रही होगी, बट वो कैंसिलेशन एग्जैक्टली जीरो होगी ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक आपका 0.5 है और एक मान लो 0.6 है, कैंसिलेशन होके मान लो बचा 0.1, बट जीरो तो नहीं हुआ ना। माना कि बहुत कम हुआ बट जीरो तो नहीं हुआ, ठीक है, माना कि बहुत कम हुआ बट जीरो तो नहीं हुआ। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता तभी जीरो डायपोल मोमेंट पॉसिबल है। sp3d में एक लोन पेयर आ जाए तो और भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कई लोगों को गलत फहमी लग रही है कि दो लोन पेयर के आने की वजह से sp3d2 के जैसे इसका भी जीरो हो जाए, तो इसका भी नहीं होगा, बराबर। और एक आपकी आखिरी हाइब्रिडाइजेशन बचती है sp3d3, वो तो पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। कौन होता है वो? sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है। पेंटागोनल बायपिरामिडल कौन सा नंबर आएगा? ये छठवां, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागन पहले मैं बना लेती हूँ, मेरी डायग्राम स्किल्स बहुत पुअर है। इधर में आप लोगों का एक ए आ गया, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका बी आ गया, यहाँ पे एक बी आ गया, यहाँ पे एक बी आ गया, यहाँ पे एक बी आ गया, और फिर परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर वाले तो देखो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, और क्योंकि इनमें सिमिट्री है तो कोई भी चीज़ अगर आपको सिमेट्रिकल दिख रही है तो वहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। अगर इसमें एक भी लोन पेयर आ गया तो उसकी सिमेट्रिसिटी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने डायपोल मोमेंट के ऊपर रची, तुम्हारे दिमाग में डाली गई। उम्मीद करते हैं कि दिमाग में ये डायपोल मोमेंट की कहानी आपके गई हो। यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक था डायपोल मोमेंट वो समाप्त होता है, ठीक है, पूरा का पूरा। और ऐसे और भी क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करना धीरे धीरे। एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में मैं कितने क्वेश्चंस आपको दे सकती हूँ? जितने मैं मैक्सिमम दे सकती थी वो मैंने दे दिए, बराबर है। अब बाकी आपकी बुद्धि पर है कि कुछ नहीं होगा, बस ग्रुप चेंज होंगे। इसी चीज़ों से ही घूम फिर के चीज़ें आती हैं। इतनी ही चीज़ें मैंने भी सीखी थी, इतनी ही चीज़ें मैंने तुमको भी सिखाई। अब उसमें अगर तुम ठीक से सीखे हो तो तुम्हारी बुद्धि के अंदर बात गई होगी, अगर ठीक से नहीं सीखे हो तो बुद्धि के अंदर बात नहीं गई होगी, ठीक है। चलो तो इसको अभी हम ओवर करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका, जो हम सीखेंगे वो वीक फोर्सेस के बारे में रहेगा। वीक फोर्सेस मतलब आयन आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इस टाइप की चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, अभी श्रेयन बाबू ने कुछ डाउट्स भेजे हैं, उसको देख लेते हैं हम। उसका पहला है, एक मिनट, वो श्रेयन, मैंने जो अभी वीडियो अपलोड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, शायद हो गया होगा। मैंने नेट वाईफाई क्योंकि बंद कर दिया है तो आइडिया नहीं है मुझे, तो अगर हो गया होगा तो तुम्हें उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, ठीक है, और क्या कहते हैं, आंसर्स मैंने वहाँ पे पूरे डिस्कस किए, आपको मिल जाएगा, तो आंसर शीट की नीड नहीं है। व्हाट डज लंदन डिस्पर्शन इफेक्ट मीन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन मीन। अच्छा, ये सब वो पूछ रहा है श्रेयन। तो श्रेयन, ये कल की क्लास जब होगी ना, लंदन डिस्पर्शन इफेक्ट, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब मैं अभी तो नहीं बताती हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन आने दो, जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट 2 पढ़ेंगे तब जानना। फिलहाल के लिए आप इतनी जानकारी इकट्ठा कर लो जो अपने अंदर से 3 H+ आयन देने की क्षमता रखता है।
जैसे HCl, चाहे कुछ भी कर लो, एक HCl के अंदर से एक ही H निकलेगा ना, तो वो मोनोबेसिक एसिड। H2SO4 एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी तो दो की है, तो वो डायबेसिक। ठीक है, अच्छा तो अभी इसमें हम बात नहीं करते हैं। बाकी उसने कुछ पूछा है, फर्स्ट इज रॉन्ग बाय मी। ओके, तो अब एक मिनट, इस गधे ने ये नहीं बताया कि कोई डाउट है कि नहीं है। रुको, तो ऐसे में उसने कुछ गोले गोले तो मार के दिए हैं। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो देखो, एग्जिस्ट ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड एग्जिस्ट का तो सीधा सीधा सा मतलब है, आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आ गया तो भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये होता है इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पर ऑक्साइड। हाँ, ये पर ऑक्साइड वाली चीज़ कुछ हद तक उसके द्वारा पूछी गई, ठीक थी, बिकॉज क्योंकि आपको पर ऑक्साइड के बारे में मालूम नहीं है। अभी आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पर ऑक्साइड क्या होता है, बट फिलहाल के लिए बता दिया जाता है कि जब ऑक्सीजन का आपको सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है, क्या दिख रहा है, एक जुड़ाव दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परऑक्साइड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परऑक्साइड। अब ऑक्साइड भी होते हैं, परऑक्साइड भी होते हैं, और सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं, बराबर है। तो जब आप ये BaO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ना, तो BaO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंक होता है और फिर वो Ba2+ से जुड़ा हुआ रहता है, ये इस प्रकार से। तो क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, तो देयरफॉर इट विल नोन एज पर ऑक्साइड। ये एक छोटा सा GK फैक्ट है जो आप एस ब्लॉक की शीट जब पढ़ रहे होगे तो उस वक्त आपको ये दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड एक्ट एज अ लुईस एसिड। देखो, लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को वही इंसान गेन कर सकता है जो खुद डेफिशिएंट हो, जो खुद डेफिशिएंट हो। H2O तुम्हें कहाँ से डेफिशिएंट दिखता है, दो उसके बॉन्ड होते हैं, ये देखो दो बॉन्ड होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो लुईस एसिड हो नहीं सकता। NH3 में 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो भी आप लोगों का डेफिशिएंट तो हो नहीं सकता। B2H6 यानी कि इसका मोनोमर BH3 ये डेफिशिएंट रहता है। ये क्या रहता है, आप लोगों का डेफिशिएंट रहता है, तभी तो उसने डाइमराइजेशन की, तभी तो वो लोगों से जाके जुड़ा, क्योंकि वो डेफिशिएंट था। और CH4 भी 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट, तो देयरफॉर वो भी डेफिशिएंट नहीं होता है। अब तुम बोलोगे कि नहीं मैडम, इससे तो लेकिन B2H6 बन गया ना, इसकी तो डिफिशियंसी खत्म हो गई ना। वहाँ पे B2H6 लिखने का मतलब वो पूछ आपको BH3 के बारे में रहा है, क्योंकि BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका वो नाम लिख रहा है। और बाकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन देख के भी समझनी पड़ेगी कि बाकी के जब 3 ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वही एक ऑप्शन होगा। तो 38 पे तुमने गोला मारा था वो बता दिया, 39 पे गोला मारा था वो बता दिया, 40 पे गोला मारा है वो भी देख लेते हैं। द टेंडेंसी, श्रेयन ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम थोड़ा सा जाके एक बार अच्छे से बैक बॉन्डिंग वगैरह के वीडियोस देखो। हर वीडियो में मैंने इसके द्वारा मतलब इसमें मैंने डिस्कशन किया है। ये क्वेश्चन अगर तुम या कोई भी पूछ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन नंबर 35 में अगर तुम्हें प्रिसाइसली, मैं जानती हूँ कि तुमने भी बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा, इतना सिली डाउट तो तुम भी नहीं पूछ रहे होगे, बट अगर कुछ ऐसा है जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बावजूद आंसर मैच नहीं कर रहा है गिवन आंसर की के साथ, तो फिर उसको बताओ, हम उससे बात करते हैं। और उसने एक और डाउट भेजा है 23, देखते हैं। अच्छा देखो, ये 23 वाला वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी सीखा। बोल रहा है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फिर भी नाइट्रोजन और अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और NF3 का डायपोल मोमेंट कम है। यही हम लोग डिस्कशन किए हैं अभी आज की क्लास में, तो बस अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को अभी ओवर करते हैं। आज का काम तुम्हें पता है, ये जो नीचे तुम्हें शीट दिख रही है ये 41 से शुरू होती है
और 58 पे ख़त्म होती है। और ऊपर एक और शीट है, वो शीट स्ट्रिक्टली आज जो आपने पढ़ा है डायपोल मोमेंट, सिर्फ उसके 11 सवाल है मात्र, ठीक है। और बस ये चीज़ फिर हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक तो वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और वीक फोर्सेस के अलावा मुझे तुम्हें एक वीडियो मैं बनाऊंगी, उस वीडियो में सिलिकेट्स और जो फॉस्फोरस और सल्फर के जो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं उनके कुछ स्ट्रक्चर्स मुझे तुम्हें बताने हैं, ठीक है। तो वो कल का जो एक सेकेंड वीडियो अगर रहा तो वो स्ट्रक्चर वाला रहेगा, अदरवाइज कल का एक वीडियो वीक फोर्सेस को रहेगा। तो जो तुम्हारे डाउट थे कि वीक फोर्सेस क्या होते हैं वो हम लोग कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर इसको ओवर करते हैं।